हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम पेपर 2021 के आंसर की सहित पूरे क्वेश्चन पेपर पर। तो दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास होने वाली है आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिसमें लोअर पीसीएस और पीसीएस से संबंधित साथ ही साथ दोस्तों आपका जो है प्रवक्ता स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है दोस्तों। तो बिना स्किप किए आप पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेशन दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, इस क्लास में हम बात करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? वह है 940। ठीक है दोस्तों, कितनी है? 940। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये पेपर होगा दोस्तों, इसलिए आप इसको बिना स्किप किए पूरा स्टडी करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर पंजाब हिमालय दोस्तों सिंधु व सतलज नदियों के मध्य स्थित है, ये बिल्कुल सही है। कुमाऊं हिमालय दोस्तों यमुना और काली नदियों के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। असम हिमालय दोस्तों तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के मध्य स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन नेपाल हिमालय दोस्तों रावी और तीस्ता नदी के मध्य स्थित नहीं है, तो इसलिए ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूर्व की के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पश्चिम से पूर्व के क्रम में इनको व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले इसमें जोजिला दर्रा दिया गया है, फिर सिपकिला दर्रा, फिर मुलिंग दर्रा, फिर बोमडिला दर्रा और फिर जेलेब दर्रा, ये दिया गया है दोस्तों। अगर हम इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर इसको व्यवस्थित करें, तो दोस्तों सबसे पश्चिम में जो है वो जोजिला दर्रा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आता है सिपकी दर्रा। ठीक है, उसके बाद मुलिंगला दर्रा आता है, फिर बोमडिला दर्रा आता है और फिर आता है जेलेबला दर्रा। तो दोस्तों, अगर हम इनको देखें तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर पहले से ही व्यवस्थित हैं, मतलब एक सीक्वेंस इनका ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसका पहला नंबर 1 आ जाएगा, फिर 2 फिर मोलिंगला दर्रा 3, फिर बोमडिला दर्रा, फिर जेलेबला दर्रा, ये इसके लगातार सीक्वेंस बन जाएंगे दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। तो इस आधार पर अगर हम देखें इसका आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों, इसका आंसर अगर हम बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा आंसर इसका डी वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्योंकि डी में आप देख रहे हैं कि 1 2 3 5 और 4 दोस्तों, यहाँ पर बोमडिला दर्रे से पहले जेलेपला दर्रा है। ठीक है दोस्तों, और फिर बोमडिला दर्रा आता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अगर हम दोबारा इसमें स्टडी करें तो दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें, तो आपका जोजिला दर्रा सबसे पश्चिम में, उसके बाद सिपकीला दर्रा दूसरे नंबर पे, मोलिंगला दर्रा तीसरे नंबर पे, फिर जेलेपला दर्रा और फिर आ जाएगा दोस्तों बोमडिला दर्रा। तो यह है पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम। ठीक है, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर पूछेंगे तो दोस्तों इसमें सबसे पहले बोमडिला का नाम आएगा, फिर इसके बाद जेलेपला आ रहा है, फिर मोलिंगला दर्रा, फिर सिपकी दर्रा, फिर जोजिला दर्रा होगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? वह है अनाईमुड़ी। क्या है दोस्तों? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? वह है दोस्तों अनाईमुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों अनाईमुड़ी। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों वह है नंदा देवी। कौन सी चोटी है दोस्तों? वह है
नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी में काउंट होती है दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो दोस्तों अगर हम उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत बात करें तो यहाँ पर हमें 4 जिलों के नाम दिए गए हैं और किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है कहा गया है। तो दोस्तों अगर हम भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो उत्तरकाशी उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला इसके अंतर्गत है और वो भी जो है इन चारों में दोस्तों, ठीक है। तो इन चारों में सबसे बड़ा जिला जो है उत्तरकाशी है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है? तो दोस्तों अलकनंदा की जो नदी मिलती है कर्णप्रयाग में वो मिलती है पिंडर नदी, ठीक है दोस्तों। अलकनंदा से कौन सी नदी मिलती है? पिंडर नदी दोस्तों कर्णप्रयाग में मिलती है, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट हिमालयन फ्रंटियर थ्रस्ट को शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है दोस्तों HFT। HFT कहाँ स्थित है दोस्तों? तो HFT है दोस्तों गंगा मैदान व शिवालिक के मध्य में स्थित है HFT, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर रिवाइज करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों जनसंख्या के दृष्टिकोण से आरोही क्रम में अगर इनको व्यवस्थित करेंगे तो कौन सा आएगा? सबसे पहले रुद्रप्रयाग आएगा दोस्तों, ठीक है। रुद्रप्रयाग सबसे पहले आएगा क्योंकि जनसंख्या जो है सबसे कम इन 4 जिलों में रुद्रप्रयाग की है। रुद्रप्रयाग के बाद नंबर आएगा दोस्तों इसमें चंपावत, ठीक है। रुद्रप्रयाग से थोड़ा ज़्यादा है चंपावत की। और फिर बात करें तो यहाँ पर दोस्तों फिर बागेश्वर की है और फिर है उत्तरकाशी की, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इसमें क्षेत्रफल के आधार पर उत्तरकाशी सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। तो जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी इन तीनों के कंपेयर में दोस्तों, यहाँ पर तीनों जिलों के कंपेयर में उत्तरकाशी का जो है की जनसंख्या जो है अधिक होगी दोस्तों, ठीक है। तो आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में हमने लिखना था दोस्तों। सबसे कम जो इसमें है दोस्तों रुद्रप्रयाग की है, यानी कि तीसरा वाला सबसे पहला आएगा। उससे थोड़ा अधिक दोस्तों यहाँ पे चंपावत की है और उससे थोड़ा अधिक आपका बागेश्वर की है और उससे थोड़ा अधिक जो है ये उत्तरकाशी की जनसंख्या है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3 4 2 1। 3 4 2 1 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही दोस्तों? ये रही है दोस्तों 19.17%। कितनी रही है? 19.17% जो है इतनी जनसंख्या वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के दशक में उत्तराखंड के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो दोस्तों अगर हम नगरीकरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा देहरादून में नगरीकरण हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला जो बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों किस नदी पर स्थित है? वो है आपके बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले दो प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप स्थित है? तो एलियाबेट द्वीप जो है किस नदी के किनारे मुहाने पर स्थित है दोस्तों? यह है नर्मदा नदी पर। किस नदी के मुहाने पर? यह है नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित है दोस्तों एलियाबेट द्वीप, ठीक है दोस्तों। एलियाबेट द्वीप जो है नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है, मुहाने पर स्थित है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है दोस्तों? अगर हम बात करें
जौनसारी भी उत्तराखंड में है, जो देहरादून में पाई जाती है। थारू दोस्तों ये आपके पिथौरागढ़ में पाई जा सॉरी थारू जनजाति दोस्तों आपका ऊधम सिंह नगर में है। बुक्सा बुक्सा भी उत्तराखंड की जनजाति है दोस्तों, लेकिन जो है बैगा बैगा उत्तराखंड की जनजाति नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के जनमानस का पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है। तो दोस्तों अगर उत्तराखंड के जनमानस की बात करें तो सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है दोस्तों, वो पड़ा है आपका शैव व शाक्त संप्रदाय का। कौन से संप्रदाय का? शैव व शाक्त संप्रदाय का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है, सबसे सर्वाधिक व्यापक प्रभाव जो है इस संप्रदाय का उत्तराखंड के जनमानस पर पड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है दोस्तों। तो अगर हम बात करें हारुल हारुल एक लोक गाथा है, जागर में भी लोक गाथा गाई जाती है। इसके अलावा रमोला भी एक लोक गाथा है दोस्तों। लाड़ी शाह दोस्तों ये जो है लोक गाथा में काउंट नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है। तो किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है दोस्तों, ये होता है आपका पिथौरागढ़ में। कहाँ होता है दोस्तों? पिथौरागढ़ में दोस्तों हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्न स्थानों में कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड के अंतर्गत कौन सी ऐसी जगह है जहां दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो दोस्तों वह है नेतवाड़। नेतवाड़ कहाँ है दोस्तों? उत्तरकाशी में। तो उत्तराखंड के अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत दोस्तों दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है। तो ये कौन सी जगह है? ये है नेतवाड़, यानी कि उत्तरकाशी में ये पूजा की जाती है दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है। तो दोस्तों कौन सी ऐसी जाति है जिसकी गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? वह है आपका शक। शक जाति जो है दोस्तों इनकी प्रागैतिहासिक जातियों में इनकी गणना नहीं की जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है। तो दोस्तों तालेश्वर जो ताम्रपत्रों में किस राजवंश की राजधानी का पता चलता है दोस्तों, वो है आपका पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर। ठीक है दोस्तों, पौरव वंश और उनकी राजधानी ब्रह्मपुर का पता चलता है तालेश्वर ताम्रपत्रों से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों सूची 1 में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 से दिए गए स्थानों से कीजिए और नीचे लिखे कोड को सही उत्तर बताइए। ठीक है दोस्तों, जो कोड में दिया गया है उसको सही उत्तर बताना है दोस्तों। तो इसमें देखिए दोस्तों आपका जो सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है इसके अनुसार अगर हम इसको मिलाएं फिर कोड के साथ मिलान करते हैं दोस्तों, तो अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है भारतीय सैन्य अकेडमी दोस्तों यह है देहरादून में। सिंपल सी बात है, तो ये देहरादून हो गया दोस्तों। आज जो कनिष्ठाई का पेपर हुआ था उसमें इसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। इसके अलावा जो आपका फूलों की घाटी है दोस्तों वो कहाँ है दोस्तों, वह है चमोली में। ठीक हो गया, तो दूसरे बी का पहला हो गया। उसके बाद बी एच ई एल कहाँ है दोस्तों, बी एच ई एल है दोस्तों हरिद्वार में। ठीक है, बी एच ई एल हरिद्वार में है। उसके अलावा जो पिंडारी ग्लेशियर है वो दोस्तों कहाँ से है, पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर से है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो हमारा जो कूट बनेगा दोस्तों क्या बनेगा इसके हिसाब से, इसके हिसाब से बनेगा हमारा 3 3 1 2 4। यही तो बनेगा दोस्तों, 3 3 1 2 4। ठीक है, 3 1 2 4 बनेगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो 3 1 2 4 हमारे किस ऑप्शन में सेव हो रहा है दोस्तों, ये हो रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी। बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है? तो दोस्तों जो ब्राह्मणों की जनजा उपजाति है, उसका नाम स्थान के आधार पर नहीं है। कौन सी ऐसी जाति है दोस्तों? वह है जोशी। ठीक है दोस्तों, जोशी ऐसी जाति है दोस्तों जिनकी कोई उपजाति जो स्थान के नाम पर आधारित नहीं है दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको प्रवक्ता स्क्रीनिंग के लिए भी और पीसीएस की प्री एग्ज़ाम के लिए भी लगातार क्लासेज हमारे चैनल के माध्यम से अब आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों अभी तक कनिष्ठ सहायक का पेपर होना था, तो कनिष्ठ सहायक के अभ्यर्थियों का बार बार मैसेज थे कि हमारे लिए कुछ कीजिए सर, ये हो करके। तो इस तरीके से हमने कनिष्ठ सहायक के पेपर की पूरी तैयारी कराई थी। अब जो है लगातार आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग और पीसीएस प्री से संबंधित क्वेश्चनों की श्रृंखला देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। सन 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो दोस्तों मुगल शहजादे ने जो शरण ली थी वो था सुलेमान सिकोह। ठीक है दोस्तों, सुलेमान सिकोह ने दोस्तों ये 1658 में 1658 में जो है श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो उत्तराखंड में किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं दोस्तों? वो मिले हैं कालसी नामक जगह पर। कहाँ मिले हैं? कालसी नामक स्थान पर जो है शिलालेख मिले हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कुमाऊं राज्य के अंतर्गत चंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था महेंद्र चंद। ठीक है दोस्तों, तो कुमाऊं राज्य में चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? ये था महेंद्र चंद। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गूढ़ भूमि का अर्थ है। तो गूढ़ भूमि का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गूढ़ भूमि का अर्थ होता है दोस्तों मंदिर को प्रदत्त भूमि जो प्रशासनिक रूप में है उसको कहते हैं गूढ़ भूमि। ठीक है, तो जो मंदिर के लिए जो प्रदत्त भूमि होती है प्रशासनिक तौर पे, उसको गूढ़ भूमि के नाम से जाना जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हिमालयन इन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन थे? तो जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक पुस्तक है उसके लेखक कौन थे दोस्तों? इसके लेखक हैं दोस्तों एटकिंसन। तो एटकिंसन ने जो है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, उत्तराखंड शासन की वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो उत्तराखंड शासन के अंतर्गत जो वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना है दोस्तों, वो किससे संबंधित है, किस क्षेत्र के लिए है? तो दोस्तों वह है पर्यटन के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में है? पर्यटन के क्षेत्र में दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना जो है प्रचलित है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय 2016-17 में सर्वाधिक रही? तो दोस्तों 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार जो 2016-17 में सर्वाधिक जो आय रही प्रति व्यक्ति वो रही हरिद्वार में। कहाँ रही दोस्तों? हरिद्वार में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक रही है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? अगर हम बात करें यहाँ पर खिरसू, तो दोस्तों खिरसू तो पौड़ी गढ़वाल का ही जिला है, सॉरी एक गांव का नाम है। उसके अलावा ओली, ओली दोस्तों चमोली में ही स्थित है ओली। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें कौसानी, कौसानी दोस्तों पिथौरागढ़ में स्थित नहीं है। ये कहाँ है? ये पड़ता है दोस्तों अल्मोड़ा में। कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। और उसके अलावा शीतला खेत दोस्तों कहाँ है? अल्मोड़ा में। ठीक है, शीतला खेत कहाँ है? अल्मोड़ा में है।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में से किस स्थान पर स्थित है? तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में कौन से स्थान पर है? तो वह है दोस्तों 19वें स्थान पर। ठीक है। उत्तराखंड जो है भारत की राज्यों के आधार पर जो है 19वां स्थान उत्तराखंड को मिला हुआ है दोस्तों। किस आधार पर? भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। किस आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का स्थान दोस्तों 19वां स्थान है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 के अनुसार क्या है? तो उत्तराखंड का जो लिंगानुपात है दोस्तों 2011 के अनुसार वह है 963। कितना है? 963। ठीक है, 963। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए नामों में उस नेपाली राजा का नाम इंगित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश दे कर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। तो दोस्तों कौन सा नेपाली राजा ऐसा था जिसने 12वीं सदी के अंत में खसदेश कर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था? तो वो था अशोक चल। किसने किया था दोस्तों? अशोक चल ने यहाँ पर खसदेश और कर भूमि और दानव भूतल प्रदेश पर राज्य किया था। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन था? तो अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था दोस्तों? वो था आपको बालो कल्याण चंद। कौन दोस्तों? बालो कल्याण चंद जो है अल्मोड़ा यानी कि आलमनगर का संस्थापक रहा है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या यानी कि 2011 की जनगणना अनुसार सब सर्वाधिक और सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाले जनपद कौन हैं? तो दोस्तों वह है हरिद्वार जहां सर्वाधिक जनसंख्या है और रुद्रप्रयाग जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। तो 2011 की जनगणना जब हुई थी दोस्तों उस समय हरिद्वार की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी और सबसे कम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की थी। हालांकि ये आंकड़े अब समय के साथ बदल भी गए होंगे, लेकिन अभी तक जो है 2011 की जनगणना का ही टोटल यहाँ पर डिटेल लिया जाता है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। तो दोस्तों भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? वो पंतनगर में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पेपर में। और साथ ही साथ जो है किस वर्ष हुई थी ये आपको बताना होगा। तो ये आपका आंसर नंबर बी सही होगा दोस्तों। 17 नवंबर 1960 को। कब हुई थी? 17 नवंबर 1960 को दोस्तों भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो जब उत्तराखंड राज्य का अस्तित्व में आया था तो उसके बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये राष्ट्रपति शासन लगाया गया था दोस्तों 27 मार्च 2016 को। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी थी कि जिस कारण से उत्तराखंड में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। ठीक है। तो कब दोस्तों? 27 मार्च 2016 में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू की थी? तो दोस्तों कौन सा कमिश्नर ऐसा था जिसने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था लागू कर दी थी? तो वो था दोस्तों ट्रेल। ट्रेल ने दोस्तों पुलिस व्यवस्था को छोड़कर उन्होंने पटवारी व्यवस्था को लागू कर दिया था सामान्य प्रशासन के लिए भी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित रखे गए हैं? तो दोस्तों उत्तराखंड की जो विधानसभा है इसमें अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए जो स्थान आरक्षित हैं दोस्तों वह हैं 13। कितने हैं? 13 स्थान दोस्तों उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित रखे गए हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो 1840 में ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों ये था पौड़ी में। कहाँ? पौड़ी में दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय था 1840 में। कब था? 1840
1940 में दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? ये पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। उत्तराखंड में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो उत्तराखंड के अंतर्गत जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? वो किया जाता है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? तो अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो प्रारंभ किया गया था दोस्तों, किया गया था 2018-19 में। 2018-19 में अटल न्यू इंडिया चैलेंज जो है प्रारंभ किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की जो स्थापना की गई थी दोस्तों, वो की गई थी आपके हल्द्वानी में। कहाँ की गई थी? तो हल्द्वानी को यहाँ पर सेंटर मानते हुए ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना यहाँ पर की गई थी दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों नैनीताल में जो राजभवन की स्थापना की गई थी, वो की गई थी आपके 1897 में। तो 1897 में नैनीताल में जो है राजभवन की स्थापना की गई थी दोस्तों, 1897 में। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है। तो कुमाऊं मंडल विकास निगम या गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी? तो दोस्तों जब कुमाऊं मंडल विकास निगम की स्थापना और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? ये दोनों निगम एक ही साथ बने थे दोस्तों, बने थे 31 मार्च 1976 को। 1976 में कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य की जो कुल जनसंख्या है, इसमें अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है वो है आपका 18.76, यानी कि 18.76% जो है इसमें अनुसूचित जाति का परसेंटेज 2011 के अनुसार है। जो टोटल जनसंख्या उसमें से 18.76% अनुसूचित जाति हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था दोस्तों? ये हुआ था चमोली से। कहाँ से हुआ था? चमोली से दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है। तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में जो वनों के अंतर्गत जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो है आपका 34,651 वर्ग किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर स्क्वायर। कितना है उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल? तो दोस्तों 34,651 वर्ग किलोमीटर, या 34,651 किलोमीटर स्क्वायर। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, झिरोली यानी कि बागेश्वर का एक जगह है झिरोली, और उसके अलावा पिथौरागढ़ जिले के अंतर्गत आता है चांडक। निम्न में से कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो दोस्तों बागेश्वर में झिरोली जगह और पिथौरागढ़ में चांडक जगह में मुख्य रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है दोस्तों मैग्नेसाइट। क्या पाया जाता है? मैग्नेसाइट दोस्तों, ये खनिज यहाँ पर पाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सगंध पादप क्षेत्र केंद्र यानी कि CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? तो दोस्तों सगंध पादप केंद्र जो है CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर स्थित है? यह है दोस्तों सेलाकुई में। कहाँ है? उत्तराखंड में सेलाकुई। सेलाकुई दोस्तों देहरादून में स्थित है। ठीक है। तो देहरादून जनपद के अंतर्गत आता है सेलाकुई, और जहाँ पर है सगंध पादप केंद्र यानी कि जिसको CAP कहते हैं दोस्तों। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता न्यूनतम कहाँ थी? ये थी दोस्तों उत्तरकाशी में। ठीक है दोस्तों, उत्तरकाशी में सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता रही है दोस्तों 2011 के अनुसार। अगर उसके बाद हम बात करें तो उधम सिंह नगर आता है दोस्तों।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट यानी कि यूएलआईपी प्रबंधित किया जाता है। तो यूएलआईपी दोस्तों प्रबंधित किसके लिए प्रबंधित किया जाता है? ये किया जाता है उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा। किसके द्वारा? उत्तराखंड ग्राम्य समिति के द्वारा उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट जो है प्रबंधित किया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, सूची 1 और में दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए तथ्यों से कीजिए और नीचे के कोड में सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो यहाँ पर जो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है दोस्तों वो कौन सा है? उत्तरकाशी। कौन सा होगा दोस्तों? उत्तरकाशी। अगर जनसंख्या की बात करें तो हरिद्वार होगा, लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल की बात कही गई तो उत्तरकाशी हो गया। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अगर दोस्तों हम इनमें पढ़ें तो चंपावत सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों उत्तरकाशी हो गया और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला दोस्तों चंपावत हो गया। उसके अलावा सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों ये तो हरिद्वार है, ये बार-बार आपसे कह रहे हैं। और अधिकतम छात्र साक्षरता वाला जिला, साक्षरता के मामले में अगर हम बात करें दोस्तों देहरादून का नाम सबसे पहले आता है। ठीक है दोस्तों, ये आपने नोट कर लिया होगा। जो भी क्रिटिकल चीज़ें हैं वो नोट कर लीजिए दोस्तों, अदरवाइज इसमें कोई भी कठिनाई नहीं होगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा मद उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों पशुपालन भी है, वालिनी लट्ठा बनाना वो भी है, खनन और उत्खनन ये भी दोनों हैं। तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा पॉइंट दिया नहीं है इन्होंने जो 2019-20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं था। ये तीनों के तीनों क्षेत्र दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 55 है, उत्तराखंड सरकार द्वारा किस तिथि से किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई? तो किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? ये की गई थी 2014 में। 15 अगस्त 2014 को उत्तराखंड सरकार के द्वारा किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना प्रारंभ की गई थी दोस्तों, और इसके अंतर्गत किसानों को 6,000 रुपये की राशि जो है साल में 3 किस्तों में दी जाती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो दोस्तों स्टॉकहोम पर प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी 1972 में। 1972 में स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी प्रस्तावित की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारे पास, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं उनके। तो दोस्तों जो आइसोटोनिक होते हैं उनमें समान क्या होते हैं दोस्तों? उनका परासरण दाब समान होता है दोस्तों। क्या होता है? आइसोटोनिक घोलों में परासरण दाब जो है समान होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो आसमान का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों? ये दिखाई देता है दोस्तों प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है दोस्तों? वो होता है प्रकीर्णन के कारण। ठीक है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण आसमान हमें नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है? तो दोस्तों पहला ट्रांसजेनिक जंतु जो था उसका नाम क्या है? उसका नाम है डॉली। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहता है। प्रथम ट्रांसजेनिक जंतु का नाम क्या है दोस्तों? वह है डॉली। बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास के अंतिम क्वेश्चन पर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो दोस्तों अगर हम बात करें वाष्पशील कार्बनिक यौगिक कौन सा नहीं है, वो नहीं है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्योंकि HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोस्तों हमारे लीवर में, हमारे भोजन के पाचन में स्वतः ही ये उत्पन्न होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भोजन के पाचन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपने आप ही जनरेट होता है हमारे पेट में। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसी प्रकार के पीसीएस की प्रिपरेशन के लिए, प्री के तैयारी के लिए और साथ ही दोस्तों प्रवक्ता स्क्रीनिंग की तैयारी के लिए लगातार हमारे क्लास से जुड़े रहें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आपको लगातार नोटिफिकेशंस और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लगातार आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए बिना क्लास को स्किप किए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और पूरे क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक महत्वपूर्ण तैयारी के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होगी। साथ ही दोस्तों जो कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ था उसमें अधिकांश क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आए थे, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहें और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उनको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा सभी क्वेश्चन पेपर्स को। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों इन्हीं क्वेश्चंस के आगे की क्लासेस के लिए। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।